चीज, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो जितनी भी चीजें, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई हो रही है, ए और बी, तो मैंने उन दोनों का फ्रैक्शनल एरर लिया है और लेफ्ट साइड में जो निकालना है उसका फ्रैक्शनल एरर लिया था और उनको ऐड कर दिया, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सेम ही फॉर्मूला है। इसी फिर नीचे परसेंटेज का फॉर्मूला था कि अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा एक्स वाले का, और राइट साइड में A1 का परसेंटेज हो गया और B1 का। 10 चीजें हैं तो 10 का हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिए मैंने, ठीक है। एक बार सब लोग देख लो, इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। ओके, एक ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैंने क्या बताया था यहाँ पे, अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज है यहाँ पे, जैसे ये वाली जिसमें हमारे पास पावर लगी हुई है, ए की पावर m, बी की पावर n, सी की पावर r, तो इन पावर का क्या करना है, बस जिसका फ्रैक्शनल एरर है और जिसकी पावर लगी हुई है वो मल्टीप्लाई करते जाओ, बाकी सब सेम है और कुछ भी अलग नहीं है। तो वो यहाँ पे मैंने कर रखा था, जैसे डेल्टा ए के साथ मैंने क्या किया, m मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ए के ऊपर m लगा हुआ है। ये बी वाले के साथ n कर दिया क्योंकि n ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही मैंने सी वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, r, क्योंकि r लगा हुआ है। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ठीक है। यस मैम। इसका कोई क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास है y, ये क्वेश्चन गिवन है कि d की पावर क्या है, -4। तो पहली चीज तो ये है कि माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव पावर लेंगे, तो इसको मैं बस ऐसे लिख दूंगी b³ अपॉन d की पावर 4। ठीक है, तो कभी भी ना माइनस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव से ही करना है, चाहे ऊपर है या नीचे है उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव हो जाएगा वो। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि उसने बोला है कि, मैंने ये वाला बताया था आप लोगों को परसेंटेज वाला, हाँ ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए का परसेंटेज एरर उसने बोला है 2%, बी का उसने बोला 1/3%, और डी का उसने बोला हुआ है 2%। अब मेरे को उसने बोला वाई में बताओ कितना परसेंटेज एरर है, तो वाई किन 2-3 चीजों से बना हुआ है यहाँ पे, ए, बी और डी, तो इन तीनों का फ्रैक्शनल एरर लेंगे और तीनों का ही परसेंटेज एरर, तो निकालते हैं। लेफ्ट साइड में वाई है, उसका परसेंटेज एरर, तो किस किस के इक्वल होगा, ए का परसेंटेज, बी का परसेंटेज और डी का परसेंटेज। अभी तक किसी को डाउट है? इनको बस प्लस करना है, नहीं है ना? अब क्या करना है, इनकी जो पावर लगी हुई है उससे मल्टीप्लाई, जैसे ए वाली की पावर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, बी की पावर 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, डी की पावर -4 दे रखी है पर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव से करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ 2 × 2 प्लस 3 × 1/3, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, प्लस 4 × 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट बताओ कितना आंसर आया? 12 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस मैम 12 प्लस माइनस 12 13 मैम 13 सबका अलग अलग आ रहा है, 7, 11, 13, 12। देखो ये तो 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, 8 प्लस 1 प्लस 4 13। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि आप लोग को क्लास ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या आज? नो मैम। नहीं हुई ना, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है। आप लोगों के पास इनवाइट्स आए थे आज? इनवाइट आया था क्या कोई जी आपकी आईडीज पे कि वहां से ज्वाइन करना है? यस मैम आए थे। ओके, बट मैम उनकी टाइमिंग अलग थी। अच्छा पता नहीं फिर आप एक सेकेंड,
चलो देखते हैं फिर। तो ये बात समझ आ गई है सबको। अब मैं ना एक क्वेश्चन देखती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को भी देखो जिनको प्रॉब्लम हो रही है। पहले ये बताओ हाफ में कितना एरर होता है? इस हाफ में जो मैंने हाफ लगाया है यहाँ पे उसमें कितना एरर होता है? बोलो, इस हाफ में कितना एरर होता है? सो गए सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? -2। -2। अच्छा मेरे को बताओ हाफ की वैल्यू कभी गलत हो सकती है? नो मैम। हाफ की वैल्यू कभी गलत नहीं हो सकती ना? 2 की वैल्यू कभी चेंज होती है? 2 की वैल्यू नो मैम। है 0.5 क्या बोला आपने? 2 की वैल्यू चेंज हो जाती है? देखो 2 हमेशा 2 ही रहता है। अब इंडिया से देखो, पाकिस्तान से देखो, अमेरिका से देखो, 2 तो 2 ही रहेगा ना। तो अगर आप किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप गलत कर सकते हो मल्टीप्लाई, पर 2 तो 2 ही रहेगा, है ना? यस मैम। यस तो मैम। कांस्टेंट चीजों में Yes. निकालना है। जब हम एरर की बात कर रहे हैं ना तो इन सबको इग्नोर कर देना है। किसी के साथ 2 मल्टीप्लाइड है 4 पाई आर में, जैसे 4 मल्टीप्लाइड है, पाई मल्टीप्लाइड है, इन सब की वैल्यू फिक्स है, इनको इग्नोर कर देना है। जो चीज चेंज हो सकती है बस उसी में एरर पड़ता है, बाकी सबकी में एरर 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एनर्जी दे रखी है हाफ एम वी स्क्वायर, अब मेरे को एरर बताना है और उन्होंने बोला कि मास में परसेंटेज एरर है 8% और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है 4%। और बताओ एनर्जी में कितना एरर होगा? तो कहीं भी फॉर्मूले में हाफ मत यूज करना, बस लिखना डायरेक्ट एनर्जी किन दो चीजों से बनी है, मास और वेलोसिटी, उनका लिख देते हैं। ये मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे सबको क्लियर है ना? क्योंकि उसकी पावर 2 लगी हुई है। यस मैम। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? मैम मास की 1% लिखी है आपने। हाँ जी, क्या बोल रहे हो वंश? मैम मास की 1% लिखी है एरर। % है, वेलोसिटी की 4% है। 9 में। मैम 9%। करेक्ट, 2%। कैसे आया 9? यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया और वेलोसिटी की दे रखी है 4%। 4 तो into 2। 4, तो ये आ गया मेरे पास 9%। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसी अगर मैं कितना भी मुश्किल दे दूं, हम दे दो। निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों ने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है? यस मैम। यस मैम। मैं बोल रही हूँ मेरे को यस मैम। वॉल्यूम तो निकालनी है, पर आर में परसेंटेज एरर है 2%। आप बताओ वॉल्यूम में कितना एरर होगा, तो कैसे निकालो? मैम 6%। 6%। क्यों? क्योंकि आर की पावर क्या है यहाँ पे 3 है। तो अगर यस मैम। ई का परसेंटेज देखूं तो आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय आर का परसेंटेज, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? मैम 2%। तो मैं क्या करूंगी 3 मल्टीप्लाई 2%। बाय 2 माइनस 6%। सबको समझ आ गया ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो एरर्स में मोस्टली यही है। अब मेरे को ये बताओ कि किसी को डाउट है असाइनमेंट्स में किसी भी क्वेश्चन में कि मैम वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है, मैं पहले वो पढ़ाती हूँ। अगर नहीं है तो मैं, हाँ जी अक्षय बोलो, नहीं है डाउट? मैम जो के आंसर आपके पर्सन नंबर पे भेजने हैं। क्या बोल रहे हो? आंसर आ गए पढ़ो। मैम आपको मैम जो आपने असाइनमेंट दी है उसके आंसर आपके पर्सनल नंबर पे भेजने हैं। मैंने फर्स्ट वाले के तो आंसर भेज दिए थे ना, यस मैम। यस मैम। सेकंड वाले के भेज दिए ना। यस मैम। आप लोगों के पास कल मॉर्निंग तक सेकंड वालों की भी आ जाएंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे साथ आपकी शायद कल भी क्लास है। तो आप क्या करना, कल शाम तक, अगर अभी डाउट नहीं है तो मैं अभी आगे पढ़ा देती हूँ, वरना कल शाम तक वो सारे क्वेश्चन करना।
ताकि जितने भी डाउट हो ना वो सब के सब मैं क्लास में आपको समझा सकूं। देखिए फोन में फिर भी मुश्किल समझाना हो जाएगा ना, मुश्किल की आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या करूंगी मैं मीटिंग में समझा दूंगी ढंग से। तो कल तक ना शाम तक सारे असाइनमेंट करके लाना, कोशिश करना। और किसी भी इजी क्वेश्चन है आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज पूछना, ठीक है, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो एरर में नहीं है डाउट किसी को? तो मैं हाँ क्या मैम। इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा Ma'am. और स्क्रू गॉज बचा हुआ है मेरा, वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। Okay. इस पीपीटी में पूरा थ्योरेटिकल है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगी, फिर आप ताकि इसमें से भी गो थ्रू कर देना। देखो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना अभी भी? ठीक है। यस मैम। तो देखो जब आप ये जो Yes, ma'am. नीचे बना रहा है वो क्या है, आपका नॉर्मल स्केल होता है जो आप सबके पास होता है ना, हम बचपन से ma'am. इंग्लिश पढ़ते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, पिटाई होती है इससे हमारी। इसमें क्या होता है, ये जो इतना डिस्टेंस है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो तो इसके बीच में कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती यस है। मैम। और ऐसी कौन सी चीज है जो जिसको मैं 10 बार लिखूं तो सेंटीमीटर बन जाता है मिलीमीटर? तो ये जो एक गैप है वो क्या है मेरा, मिलीमीटर है ना। अब अगर मान लो मेरे पास एक चींटी है, चींटी पता है ना सबको क्या होती है, Yes, ma'am. यस एंट है मेरे Yes, ma'am. पास। और वो ना एंट यहाँ पे इतनी इतनी जगह में है। अब मेरे को ये तो समझ आ रहा है कि वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है और 2 मिलीमीटर से कम है, ये नहीं समझ आ रहा कितनी ज्यादा कितनी कम। ये स्केल तो बस एक ही साइज मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर तक। अगर मेरे को उससे छोटा बताना है कि 1.5 है या 2 है तो ये स्केल फेल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हमारी हेल्प करता है, अगर 1 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। बात समझ आइए क्यों चाहिए वर्नियर स्केल सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वर्नियर स्केल कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास ये नीचे 2 जॉज है, एक अपर जॉ होता है एक लोअर जॉ होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज है उसको इसके बीच में फंसाते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो है ये मेरा नॉर्मल स्केल होता है, जैसे आप लोग का नॉर्मल स्केल है वही सेम है, पर Yes, ma'am. यस मैम। वर्नियर स्केल का होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्रू है ना, इससे ना इसकी मदद से इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। तो क्या अगर चीज को फंसाना है तो जब तक वो बड़ी होगी तो वो लूज रहेगा, हम लोग क्या करेंगे उसको इस तरफ धकेलेंगे ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए, उसके बाद मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे अभी एक एनिमेशन भी होगा, एक सेकेंड, चलो वो बाद में देखते हैं, एनिमेशन नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो हमारे पास क्या है, एक मेन स्केल है, इसके फिक्स है, और ये जो वर्नियर वाला है ये मूव कर सकते हैं। तो इससे हम कोई भी छोटी चीज है उसकी हाइट बता सकते हैं, लेंथ बता सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, अगर मैं मान लो ये सिलेंडर है उसको इसके अंदर रख रही हूँ, ये मेरे पास वो दोनों क्लॉज है, तो वो डायमीटर बताएगा। और अगर मेरे को डायमीटर पता चल गया तो रेडियस भी पता चल सकता है ना। अभी आप Yes, ma'am. इसमें इतना बड़ा, इसका फायदा क्या है, इतना बड़ा नहीं, ये बहुत पास हो जाता है, जब अगली साइड होगी तो आपको क्लियर होगा। देखो कितना कम गैप तक वो चला जाता है, बिल्कुल एंड में। तो हम कितनी छोटी चीज को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, आप वही समझ सकते हो इस एनिमेशन से। ये पूरा स्लाइड हो रहा है और उससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज है उसको उसने मेजर कर दिया। अब मेजर करते हैं, हाँ जी बोलो, डाउट है? No, ma'am. ठीक है, अब मेजर करते कैसे, उसका मेन काम है ये जो लाइनें इधर बनी हुई है ना, वो हमारे पास एक मेन स्केल है एक वर्नियर स्केल है, और इनके ऊपर ना ये लाइनें बनी होती है, हमको बोलते हैं मेन स्केल डिविजन्स और वर्नियर स्केल डिवीजन। शॉर्ट फॉर्म में MSD, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये, और ये है VSD।
ठीक है, इस पीपीटी नहीं चलेगी इसमें। तो एक होता है हमारा एमएसडी और एक होता है हमारा वीएसडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो दोनों लाइंस को मैच करना होता है। मेरे को एक बार 1 मिनट दोगे, ये ना पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम है, इस डिवाइस में चलती नहीं है, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। Yes. ओके। देखो अभी हम वापस से इस स्केल में देखो आप लोग, सबको क्लियरली दिख रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. यस हाँ। मैम। Yes, ma'am. क्या होता है, ये जो स्केल ना यहाँ पे बना हुआ है, हमें क्या करना है, ऊपर वाले और नीचे वाली की ना लाइनें मैच करनी होती है। जैसे अगर मैं लाइन बनाऊं 1 2 3 और नीचे वाले में बना रही हूँ एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो अगर आप देखो ये वाली तो मैच कर रही है, पर ये दोनों अलग भाग रही है, ये दोनों अलग भाग रही है। समझ आ रही है बात? तो हमें ये देखना यस है मैम। कि कितनी ऊपर वाले की लाइन नीचे वाले के साथ मैच करती है। एक तो चीज ये देखनी होती है। प्लस अगर आप ये राइट साइड में देखो इस स्केल में, तो हमारे पास क्या है, अगर आप कंपेयर करो कि ऊपर वाले की तो भाई 10 लाइन आ गई, पर नीचे वाले की सिर्फ 9 लाइन आई है। मतलब 9 लाइन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 10 लाइन्स ऑफ, या फिर अगर आप एक बात करो कि अगर मैंने इनको 10 बार इसको लिख दिया मैंने 10 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो कितना नंबर तक पहुंचा, ऊपर वाले में बस 9 तक पहुंचा है। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. मतलब जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल से छोटा होता है। अब कितना छोटा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे नीचे ना एक्सप्रेशन होगा कि मेरे पास 10 वर्नियर यूनिट्स थी, तब जाके 9 मेन स्केल की लाइन बनी। देन 10 बार उस वो तो पूरा हो गया, पर उसकी सिर्फ 9 ही हुई। तो अगर मैं उस 10 को डिनोमिनेटर में ले गई, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 9/10 आ गया। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? 9/10 कैसा है, इस 10 को मैं बस डिनोमिनेटर में ले गई। इसका मतलब एक वर्नियर की यूनिट में कितने मेन स्केल वाले हैं, इतना तो 0.9 mm। 9 mm है। तो अगर मैं देखूं कि अगर जैसे मेरे पास है ये एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है। अब मैं बता रही हूँ कि इन दोनों में कितना फर्क है। तो ये जो जगह है ये है 0.9 mm। समझ आ गया सबको क्या है 0.9 mm? जो बड़े वाला स्केल है और छोटे वाला, उसकी एक यूनिट में कितना फर्क है, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों के डिफरेंस को, तो वो ही क्या है मेरे पास, वो क्या होता है मेरे पास, लीस्ट काउंट होता है। कोई बता सकते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है?
किसी को पता है लीस्ट काउंट क्या होता है? और देखो लीस्ट काउंट का मतलब है, नाम क्या लग रहा है, सबसे छोटी काउंटिंग। जैसे जब आप अपने स्केल पे देखते हो सबसे छोटी काउंटिंग क्या होती है, 1 मिलीमीटर। ऐसी वर्नियर स्केल पे आप सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हो, वो है लीस्ट काउंट। बात समझ आई है? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ना ये जो टॉपिक है वर्नियर, ये आपके ना स्कूल में इतनी हेल्प नहीं करेगा, जेई में इतनी हेल्प नहीं करेगा, पर जब आप कॉलेज में जाओ ना डांट बहुत पड़ेगी जब ये नहीं आएगा। ठीक है, हमें भी बहुत पड़ेगी ये डांट, तो प्लीज ये ढंग से समझ लेना। किसे चलाते कैसे, वहां वो सुना देते हैं कि आपको चलाना क्यों नहीं आता है, तो ये ध्यान से समझ लो। कॉलेज तो सबको जाना होगा, है ना? Yes, तो हम ma'am. यहाँ पे बात करूं कि आया कैसे। देखो हमारे पास क्या था, जब 10 वर्नियर की यूनिट थी तो मेरे पास 9 ही मेन स्केल की थी। तो यहाँ से आके एक वर्नियर कितना है, 0.9 mm का है। ये बात क्लियर हो गई थी ना सबको? मतलब Yes, Yes, ma'am. ऊपर का तो 1 mm है, नीचे 0.9 mm है, और ये जो गैप है ये क्या है, 0.1 mm, और यही मेरा लीस्ट काउंट है, दोनों का डिफरेंस। तो लीस्ट काउंट जब भी फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे पास अभी डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है। हमेशा यही है कि 9 और 10 ही लाइन होगी। किसका माइक वंश म्यूट कर दो। ओके मैम। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई और नंबर है, हमेशा 9 और 10 नहीं होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया कि कितनी लाइन वर्नियर की एमएसडी के इक्वल है, और बस उनको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया है? Yes, ma'am. अब इसी का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मेरे को, अच्छा क्वेश्चन से पहले ये बताती हूँ रीडिंग कैसे लेनी है, वापस जाते हैं उसी स्केल पे। जब हम यहाँ पे चीज रखते हैं ना, तो इतना रखो, देखो जैसे सपोज यहाँ पे वो फिक्स हो गई इतनी जगह पे, तो इतनी जगह तक जो मेन स्केल की रीडिंग है वो तो मैं एज इट इज लिखती हूँ, बची हुई रीडिंग में इससे लेती हूँ कि उसके बाद देखती हूँ ये स्केल क्या काम कर रहा है। पर जहां तक वो फिट हो गया उतना में इसकी रीडिंग्स तो इंपॉर्टेंट होती है मेन स्केल की, कि आप मेन स्केल को पूरा इग्नोर नहीं कर दो, आपको उसका भी यूज करना होता है। अब वो कैसे यूज करना होता है ये देखो, हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले मेन स्केल रीडिंग ली, जो मेन जो चीज जहां पे फंसाई थी उसकी जगह देख ली कि कितनी रीडिंग आई। उसके बाद जो लीस्ट काउंट आया उसको मल्टीप्लाई करना है कितनी लाइन मैच हो रही है वर्नियर स्केल से। जो मैंने स्टार्टिंग में लाइंस ड्रॉ करी थी कि कितनी लाइन एक्चुअली में मैच हो रही है, जैसे इस केस में सिर्फ एक मैच हो रही है, मैं क्या करूंगी, लीस्ट काउंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 से। वो क्या है, मेरी छोटे वाले स्केल की वैल्यू। बड़े वाले स्केल की मैं डायरेक्ट देख सकती हूँ, छोटे वाले के लिए मेरे को लाइंस देखनी पड़ेंगी कितनी लाइंस मैच हो रही है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक वर्नियर है जिसमें 1 मिलीमीटर की मार्किंग है, मतलब एक साइज कितना है, 1 मिलीमीटर का है, और 20 डिवीजन 16 के इक्वल है। जैसे वहां पे 10 9 के इक्वल थी, यहाँ 20 16 के इक्वल है। अब हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हमारे पास इसके लिए 1 माइनस m बाय n, कोमल बोलो। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर इससे नहीं करना है आपको याद तो आप इससे भी कर सकते हो कि 20 VSD किसके इक्वल है, 16 MSD के। इससे आप एक VSD की वैल्यू निकाल सकते हो, 16/20 MSD, और MSD एक MSD किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर की। बस वही सेम कर रखा है, 1 मिलीमीटर माइनस 16/20 इंटू 1 मिलीमीटर, वही सेम यहाँ पे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. ठीक है, देखो मैं जो बोल रही थी वो चीज क्या थी, हमने यहाँ पे इसमें यहाँ तक सामान फंसा रखा है जिसका हमें साइज मेजर करना है। वो इतना मोटा था कि इतनी जगह में आया, तो हमने पहले मेन स्केल की रीडिंग्स देखी। तो अगर आप ध्यान से देखो इधर 0 पे वो पूरा मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले जो भी नंबर आ रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 27,
हम सिर्फ 27 रीडिंग लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने ले रखी है, हमने सिर्फ 27 रीडिंग ली। उसके बाद लीस्ट काउंट जो बेसिक हम लेते हैं वो हमने लिया यहाँ पे 0.1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 लाइन है और उसकी सिर्फ 10 लाइन है। तो जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, अब ये देखना लाइंस कितनी मैच हो रही है, हमें वो देखना है। तो आप गिन के बताओ कितनी मैच हो रही है, आपके हिसाब से कितनी मैच हो रही है यहाँ पे? एक कितनी मैच हो रही है? मैम एक मैच हो रही है, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट करा है वेरी गुड, सिर्फ मैम ये वाली मैच हो रही होगी। पर एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग ना कभी कभी एक भी मैच नहीं कर रही होती है, तो हम लोग इतना जो ये डिफरेंस है इतना तो चल जाता है और ये भी चल जाएगा, पर ये जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। इन तीनों में फिर भी चल सकता है कि ठीक है ऑलमोस्ट क्लोज है, पर उससे ज्यादा हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने तो ले रखा है 6 लाइन्स मैच हो रही है। ऐसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब आंसर नहीं आ रहा होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ठीक है ये भी थोड़ा सा पास है तो हम इसको भी ले सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस पर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप वही लोगे जो आपने एक लाइन पहले बोली थी, एक लाइन, क्योंकि एग्जैक्टली तो एक ही मैच कर रही है। तो अगर इस आपको ये लग रहा है कि अब आप असाइनमेंट कैसे करोगे, आप 2 लोगे लाइन, 3 लोगे लाइन, तो वो क्वेश्चंस में मेंशन करेगा कि कितनी लाइंस मैच हो रही है। तो उसमें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कॉलेज के लिए कि काउंट कैसे करते हैं। अब जैसे हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन के एक वर्नियर स्केल है जिसमें 19 डिविजन्स 20 के इक्वल है। जैसे 16 और 20 था, 9 और 10 था, या 19 और 20। और हमें एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है जिसमें 35 मेन स्केल रीडिंग है। अब 1 mm की एक रीडिंग होती है, तो 35 रीडिंग से कितना बन गया? 35 मिलीमीटर। और उसने बता रखा है कि 4 जो लाइंस हैं वो कोइंसाइड करती है। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। हमने क्या किया, 20 MST इक्वल्स टू 19 20 VST इक्वल्स टू 19 MST कर दिया। यहाँ से मेरा लीस्ट काउंट आ गया 0.005 सेंटीमीटर। तो देखो जो आपका जो नॉर्मल स्केल है उससे आपसे 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। और सोचो ये कितना छोटा है, मतलब आप कितना छोटा साइज मेजर कर पा रहे हो इस स्केल से, इसीलिए इसका इतना फायदा है। अब मेन स्केल में था 35 mm, तो हमने क्योंकि 35 रीडिंग्स थी और एक रीडिंग किसकी थी, 1 मिलीमीटर की थी, तो यहाँ पे आ गया 35 mm। अब लीस्ट काउंट मैंने निकाला 0.005 सेंटीमीटर, और उसने क्वेश्चन में बता रखा है कितनी लाइंस मैच कर रही हैं, सिर्फ 4 मैच कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, 0.005 इंटू 4, इससे मेरे पास डायमीटर क्या आ गया, ये आ गया। बट क्वेश्चन में डायमीटर नहीं पूछा था, फाइनल में पूछा था रेडियस। तो याद रखना कि हमें सिर्फ डायमीटर दे सकते हैं ऐसी चीजें, रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। सबको समझ आया है या किसी को कोई चाहता है रिपीट करूं मैं? हमें एक बार कर दो रिपीट। एक बार कर दूं मैं रिपीट। देखो हमने क्या किया, ये समझ आया स्टार्टिंग में कि उन्होंने बता क्या रखा है। उन्होंने बोला कि एक मेन स्केल क्या साइज है, 1 मिलीमीटर। उन्होंने मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर में लिखा हुआ है सब कुछ। फिर हमने क्या किया, 20 वर्नियर स्केल, उसने मेंशन किया है कि जब 20 लाइन उसकी हुई तो 19 मेन स्केल की हुई। ये बात समझ आ गई वंश? यस मैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल दी, वो आ गए 19/20, 0.095। अब क्या किया मैंने अब मेरे को पता है 1 MSD किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के या 0.1 सेंटीमीटर के। अब मेरे को दोनों में गैप फाइंड करना था, वो गैप कितना आ गया यहाँ से, 0.005 सेंटीमीटर। वही क्या मेरा लीस्ट काउंट है। अब उसने बोला कि 35 लाइन मेन स्केल की थी, मतलब अगर मैं चीज रखी हुई थी मैंने तो 35 रीडिंग तो मेन स्केल की थी, तो मेन स्केल से मेरे पास आ गया 35 मिलीमीटर। मेरे को देखना है वो छोटे वाले स्केल से क्या रीडिंग आई। उसके लिए क्या किया मैंने, लीस्ट काउंट लिया, ये वाली वैल्यू 0.005, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जितनी लाइंस मैच हो रही है। जैसे यहाँ पे 4 लाइन मैच हो रही है, उनको ऐड कर दिया। अब समझ आ गया वंश? यस मैम। और किसी का डाउट है? सब सो जाते हैं ना इस टाइम तक।
अच्छा, अब जीरो एरर का क्या मतलब है, इसको हम बेसिक लाइफ से समझते हैं। अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो और मान लेते हैं कि आपका वेट है 50, ठीक है, पर जब वो मशीन जीरो पे थी, वेइंग मशीन सबको पता है ना, सबने यूज कर रखी है और डॉक्टर के पास जाते हो Yes, ma'am. यूज Yes, ma'am. जिम में। Yes, ma'am. तो अगर मान लेते हैं कि आपने वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए और बिना खड़े हुए भी वो जीरो नहीं दिखा रहा, वो 5 दिखा रहा है, मतलब 5 किलो वो फालतू दिखा रहा है। तो अगर आपका वेट 50 है तो वो क्या करेगा, 55 दिखाएगा, है ना। तो आपको लगेगा आप तो मोटे हो गए, पर एक्चुअली में आप मोटे नहीं हुए, वो 5 पहले से उसने जोड़ रखा था। तो आप अपना वेट कैसे निकालोगे, उन 5 को माइनस करके। ये बात समझ आ, Yes, ma'am. ऐसे ही अगर वो जीरो नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है -5, और अब आप उसके ऊपर खड़े हो गए, आप तो बहुत खुश हो जाओगे कि आपने तो एक्सरसाइज भी नहीं करी, आप 45 केजी के हो गए। पर है क्या, आपका वेट वो कम करके दिखा रहा है। तो यही होता है मेरा जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या है, जब मैंने कोई चीज करी ही नहीं है, कोई मैंने उसके ऊपर वेट रखा ही नहीं है, तो जीरो दिखाना चाहिए था, पर कभी वो ज्यादा दिखा रहा है, कभी वो कम दिखा रहा है, उसको क्या कहते हैं, जीरो एरर। और इन स्केल्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि जब मैंने उन दोनों स्केल के बीच में कोई भी चीज नहीं रखी है, और ये मेरा क्या है, वर्ड मेन स्केल है ऊपर वाला, और नीचे वाला है वर्नियर स्केल, तो इन दोनों के जीरो ना मैच करने चाहिए थे, इसका जीरो और इसका जीरो मैच करना चाहिए था। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, या तो ये आगे भाग रहा होता है या ये पीछे भाग रहा होता है, उसे क्या कहते हैं, जीरो एरर। ये बात समझ आई है कि क्या बोला है मैंने, Yes, ma'am. आई है ना? Yes, ma'am. तो हम Yes, ma'am. जैसे आप वेट निकाल रहे थे, अगर आपका वेट 55 आ रहा है, आप क्या करोगे, इसमें से 5 माइनस कर दोगे। और अगर आपका वेट 45 आ रहा था, तो आप उसमें क्या कर रहे थे, 5 प्लस कर रहे थे। वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि मशीन आगे भाग रही है या पीछे भाग रही है, उसी के हिसाब से करोगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि करेक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग में या तो हम उसको उतना ही नंबर ऐड कर देंगे या फिर उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जीरो एरर किसको बोलते हैं, जब जो दोनों स्केल हैं उनके जीरो कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड का मतलब क्या है, सेम जगह पे नहीं होते। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर का। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या है, जैसे अगर आपका वेट ज्यादा आ रहा है, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आपने दोनों जीरो पे हैं पर एक्चुअली में नीचे वाला आगे भाग रहा है, तो इस केस में आप कैसे निकालोगे आंसर, उसको सब्ट्रैक्ट करके। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ना कुछ भी नहीं लगाते, और जब ये इस स्टेट पे है, जब मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, अब मैं गिनूंगी कि कितनी लाइंस मैच कर रही हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। उससे मेरे को पता चल जाएगा कि मैं जब भी कुछ मेजर कर रही हूँ वो कितना आगे भाग रहा है या कितना पीछे भाग रहा है। बात समझ में आ गई है, कैसे पता चलेगा क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब Yes, ma'am. अब जब नेगेटिव एरर होता है तो क्या होता है, ये वाला स्केल पीछे भाग रहा होता है, आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, उतना ही नंबर प्लस करना है जो मैं पहले माइनस कर रही थी। तो अब अगर मेरे को करेक्ट रीडिंग लेनी है तो जो भी मेरा नंबर आ रहा है उसमें मैं वो वैल्यू प्लस कर दूंगी जो वो कम दिखा रहा है। अब देखो ये क्या है, मेरे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू, सबने देखा है, मैं उसे ऐसे ऐसे घुमाती हूँ, दीवार में फिक्स हो जाता है या किसी भी चीज को फिक्स कर देता है, गोल 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 गोल। अब अगर आप इस ध्यान से देखो इसे, ये क्या है, हमारे पास एक स्क्रू गॉज है। इस स्क्रू गॉज में ये अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये ऐसे टॉइंग 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 ऐसे बने हुए हैं। Yes, ma'am. अब ये जो एक गैप है, ये जैसे यहाँ पे इतना छोटा सा डिस्टेंस जो मैंने मार्क करा है रेड से, उसे क्या कहते हैं, पिच। पिच का मतलब क्या है, जब मैं इसे एक सर्कल पूरा घुमा दूंगी तो कितना आगे बढ़ेगा। बात समझ आई, पिच किसको कहते हैं, मैंने उसे एक सर्कल आगे घुमाया, एक पूरा चक्कर लगवा दिया तो कितना आगे बढ़ेगा। जैसे अगर आप मान लो कि अगर आपने पार्क के चक्कर लगाए हैं 20 चक्कर और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है 40 किलोमीटर, और मैं पूछ रही हूँ एक चक्कर कितने किलोमीटर का था, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अगर आपने पार्क के 20 चक्कर लगाए हैं और एक टोटल आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो एक चक्कर कितने किलोमीटर का था, 2. 2 किलोमीटर का था। Oh,
बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग पिच निकालते हैं। पहले समझते हैं पिच क्या होता है। दो जो लाइंस हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है, और एक स्क्रू एक पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम पिच कहते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो स्क्रू गॉज काम कैसे करता है। हमारे पास जैसे उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट फंसाते थे ना, हम लोग यहाँ पे फंसाएंगे। अब स्क्रू गॉज किस लिए यूज होता है? बहुत पतला, जैसे अगर आप अपना बाल लो, बहुत पतला होता है, आप उसका डायमीटर या रेडियस नहीं निकाल सकते हो, पर स्क्रू गॉज की मदद से निकाल सकते हो। तो सोचे कितना छोटा डिस्टेंस निकाल सकता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना बाल यहाँ रखोगे, ठीक है, और इस पॉइंट से उसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे, तो क्या होगा यहाँ पे ना, वो स्क्रू की तरह जैसे स्क्रू अंदर फिक्स होता जाता है, ये अंदर चला जाएगा स्पिंडल, और जैसे जैसे घुमाओगे ना, यहाँ की रीडिंग, ये जो बीच वाली रीडिंग है, ये चेंज होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि उसने कितने चक्कर लगाए? चक्कर हमें नोट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप एक पार्क में घूम रहे हो, यहाँ पे एक ही बिल्डिंग है। अब ये एक चक्कर तो तभी पूरा होगा ना जब आप वापस इस बिल्डिंग पे आओगे, है ना, तभी पूरा होगा। Yes, ma'am. यस तो मैम। ऐसे ही जैसे अगर ये ऊपर सर्कुलर स्केल देखो आप, उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है। तो जब आप उसे घुमाने लग रहे हो और फिर वो वापस से 75 आ जाए, मतलब क्या हो गया, आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। बात समझ आ गई? कैसे पता चलेगा एक चक्कर पूरा हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारे पास इसमें भी दो स्केल हैं, एक है मेन और एक है सर्कुलर। वहां पे वर्नियर और मेन होते हैं, यहाँ पे मेन और सर्कुलर है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब अगर मैं सपोज यहाँ पे वो चीज है, मैं यहाँ से इसे घुमाती जाऊंगी, ये आगे आता जाएगा। अब जितनी पतली चीज होगी उतनी ही कम वो रीडिंग आएगी मेन स्केल में। जितनी मोटी होगी वो उतना दूर रहेगा बाहर की तरफ और उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी। ठीक है, उतना वो स्क्रू अंदर जाता जा रहा है और उतनी कम रीडिंग हो रही है, और जितना वो बड़ा है उतना वो स्क्रू बाहर आता जाएगा और उतनी ज्यादा रीडिंग हो जाएगी। अब मैं पिच कैसे निकालूंगी? यहाँ पे वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले क्लियर बताया था। एक सेकेंड, हम पिच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना घुमा। मान लो कि मैंने ना इसको 5 बार घुमाया, इसको स्क्रू गॉज को, और उसने मूव करा 10 मिलीमीटर, तो कितना हुआ एक पिच का साइज? 10 मिलीमीटर अपॉन 5। मैंने जैसे 5 चक्कर लगाए पार्क के और 10 किलोमीटर ट्रैवल करा, और मैं बता रही हूँ एक चक्कर में कितना ट्रैवल करा। अब आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बॉल लगाई है जिसका मेरे को रेडियस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस रैचेट से इसे घुमाऊंगी अंदर, तो घुमाऊंगी कैसे, तो ये भी घूमेगा, और ये जो स्लीव है उसकी रीडिंग्स चेंज हो रही है। समझ आ रहा है ना सबको स्क्रू गॉज कैसे काम कर रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट के लिए हमारा मतलब क्या है, मान लो कि वही पार्क समझते हैं, एक सर्कल है, उसके अंदर 10 पेड़ है, मतलब एक यहाँ है, 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 एक यहाँ है। ठीक है, ऐसे ना मान लो 10 पेड़ है। अब आपको ये तो पता है कि एक एक पार्क का चक्कर 5 किलोमीटर के इक्वल है। अब आपको ये बताना है दो पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना है, वही मेरा लीस्ट काउंट है। जैसे आपको ये तो समझ आ गया कि ये एक चक्कर कितना कंप्लीट करेगा, कितना डिस्टेंस यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं ध्यान से बनाऊं, देखो ये समझ आ रहा है आपको मैंने कहाँ पे मार्क करा है? दिख रहा है सबको? 15 के बाद जो मैंने एक डिवीजन में मार्क करा है, बस हमें ये बताना है कि ये इतने से डिस्टेंस में इस वाले स्केल पे कितना घूमेगा। बात समझ आई है? प्लीज रिप्लाई कर दो। यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है। यस मैम।
तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे जैसे अगर 50 लाइन्स है, मान लेते हैं कि 5 मीटर आ रही है एक पिच और 50 लाइन्स, तो मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, उससे क्या आ जाएगा मेरे पास कि एक इतने छोटे से डिवीजन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और वही मेरा लीस्ट काउंट है। हमें रीडिंग्स कैसे निकालूंगी, जैसे उस स्केल में निकाल रहे थे, पहले मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, ये वाले स्केल की, उसके बाद जो भी लीस्ट काउंट है वो निकालूंगी, फिर मैं देखूंगी कितनी लाइंस मैच कर रही है इस वाले स्केल की और इस वाले स्केल की, और बस उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. और इसमें जीरो एरर क्या होता है वो देखते हैं, डायग्राम से समझ आएगा। अगर मैं दोनों सर्कल को जीरो पे ले आऊं, मतलब कि जो मेरी बेस लाइन है उसका जीरो ले आऊं और इस वाले का भी जीरो, अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं तो जीरो एरर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये वाला स्केल जो सर्कुलर वाला है वो क्या है, बेस लाइन के नीचे, ये मेरी बेस लाइन है, उसके नीचे, मतलब वो आगे भाग है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर। पर अगर वो बेस लाइन के ऊपर है, मतलब वो पीछे भागा है, तो ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव जीरो एरर। वही सेम केस जो हमने उसमें करा था। तो अगर मेरे को निकालना है पॉजिटिव जीरो एरर में वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, नेगेटिव वाले में क्या करूंगी, उतना ही ऐड कर दूंगी, जैसा लास्ट उसमें किया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है एक स्क्रू जो मूव कर रहा है 1 मिलीमीटर 2 रोटेशन में, मतलब मैंने 2 सर्कल लगाए तो 1 मिलीमीटर मूव किया, मतलब पिच कितनी आएगी, कौन बताएगा, पिच कितनी आएगी यहाँ पे, देखो हमें देखना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितने चक्कर लगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है 1 मिलीमीटर और चक्कर कितने, 0। तो यहाँ से कितने पिच आ गई, 0.5 मिलीमीटर, मतलब एक सर्कल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 0.5 मिलीमीटर। अब उसने पूछा है लीस्ट काउंट बताओ, तो लीस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे, ये तो भाई एक चक्कर के लिए मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब एक चक्कर में कितनी लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 लाइन बनी हुई है। अब मेरे को बताना एक लाइन का डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 500 से डिवाइड कर दूंगी, तो आ गया 0.0001 मिलीमीटर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी वाला। सोल्यूशन देखते हैं इसका। ये देखो हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल इन टू रोटेशन दे रखा है 1 मिलीमीटर, पिच ऑफ द स्क्रू निकाली, वो होता है डिस्टेंस अपॉन रोटेशन, तो आ गया 0.5। फिर हमने क्या किया, सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन थे, 500, तो पिच को डिवाइड कर दिया 500 से, आंसर आ गया 0.001। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे पास, ये क्लियर है ना पक्का, इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ आपको, वो सॉल्व करना। एक सेकेंड, अगर मेरे पास कोई एक ऐसी चीज है, आपके असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, पहले ये बताओ लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर आपने असाइनमेंट ट्राई करा है तो। लीनियर डेंसिटी ट्राई करा है ना असाइनमेंट में, लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला, नो मैम, बस वो ही रह गया था। बस वही रह गया था। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला बताना, कौन बोला ये, मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो। मैम मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला, ml t-1। ml t-1, वेरी गुड, ठीक है।
अब मैं, अच्छा ये आपने पूरा सॉल्व नहीं किया है, जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दिया था वो भी नहीं किया अभी तक? फर्स्ट असाइनमेंट में फिर मैं अभी क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर मैं सबसे, जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो सॉल्व नहीं किया ना अभी आप लोगों ने? ठीक है, मैं क्वेश्चंस देती हूँ अब आपको सीन से। अगर मेरे पास है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा x बाय v माइनस a। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये पता है कि x पोजीशन है और v वेलोसिटी है, तो a की डायमेंशन क्या होगी, कैसे पता चलेगा? a की डायमेंशन क्या होगी? मैं मीटिंग एंड करती हूँ फिर, ठीक है? कर दूं मैं मीटिंग एंड? कोई नहीं बोल रहा। मैम पोजीशन ये फिर क्या होगा? एक सेकेंड ललित, बाकी सब लोग कहाँ गए? सिर्फ ललित ही आंसर दे रहा है कब से। सब लोग सो गए हैं? सो गए तो एटलीस्ट गुड नाइट कहो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे थे अब? ललित पूछो आप। पोजीशन कैसे लिखेंगे मैम अब जा? देखो ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्स क्या है, पोजीशन है, और अगर नहीं भी पता हो ना तो मोस्टली जो एक्स होता है वो हमारे पास पोजीशन के लिए होता है, ये समझ लेना, ठीक है? अब अगर मेरे पास एक्स पोजीशन है तो पोजीशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल की पावर 1, और वेलोसिटी का एल, एल एल टी टी माइनस माइनस वन। वन। हाँ, तो एक्स अपॉन वी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा? एल एल माइनस वन टी एल अपॉन एल टी, टी वन। एल से एल काट गया तो टी वन। वेरी गुड। अब अगर मेरे को निकालना है ए का डायमेंशन क्या होगा, तो क्या होगा ए का डायमेंशन? टी होगा, क्योंकि एम टी होगा। इस पूरे में से ए को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ए का भी डायमेंशन क्या हो गया? टी हो गई। क्लियर है ये सबको? ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था आपका, जो फर्स्ट वाला था। अब अगर मैं उसका ही क्वेश्चन लूं मैं दूसरा, कि अगर मेरे पास है एल ए इक्वल्स टू 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और एल बी है, तो मेरे को बताओ एल ए प्लस एल बी क्या होगा और एल ए माइनस एल बी क्या होगा? चलो बताओ। मैम 7.44। मैम 7.44 प्लस माइनस प्लस 0.02। माइनस 0.02, और इस वाले केस में सब्ट्रैक्ट वाले में सब्ट्रैक्ट वाले केस में क्या होगा? 0.04 प्लस माइनस 0.2। 0.4 प्लस माइनस 0.02 करेक्ट। एरर हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है? ऐड। हाँ जी। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं क्या करती हूँ, और सेकंड, मैंने आपके ग्रुप में क्या सीधा असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेजा था क्या? उसमें क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। मान लेते हैं फिर अगर मेरे पास है डेल्टा एल का परसेंटेज एरर है 2, मेरे को बताओ एरर इन एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, पता है किसी को? यस मैम। एल क्यूब। एल क्यूब 8%। 8% आएगा मैम। 8% आएगा। इतना याद रखो, एरिया एरिया ही होता है, एरिया दूल्हे से मल्टीप्लाई होता है, चाहे क्यूब का हो, सिलेंडर का हो, किसी भी चीज का हो। क्यूब अगर आपने लगा दिया तो वो वॉल्यूम बन जाएगी, ठीक है?
तो एरिया का मतलब ये नहीं होगा, एरिया में हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ 5%। 6L स्क्वायर, ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना एल क्यूब, वो होती है हमारे पास वॉल्यूम। तो कितना आ गया हमारे पास इस केस में एरर, एरर कितना आएगा इस केस में, 24 मैम। तो भी क्या बोल रहे हो आप, कितना एरर आएगा, और 4 आ जाएगा एरर, ठीक है। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, बस 2 इंटू डेल्टा एल का परसेंटेज कर देंगे, तो 4% आ गया, ठीक है, ये क्लियर है सबको। यस मैम। मैम Yes, ma'am. अब एक मुश्किल क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास है m इक्वल्स टू a बाय b, और उसने बोला है m क्या है हमारे पास, लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी 3 तरह की होती है, तो अगर पेपर में लीनियर आए या सरफेस वाली आए या वॉल्यूम वाली आए, मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है मास अपॉन लेंथ, सरफेस वाली का मतलब है मास अपॉन एरिया, एरिया। और मास अपॉन वॉल्यूम। जब लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, किस लीनियर नहीं लिखा है, सरफेस नहीं लिखा है, वॉल्यूम नहीं लिखा है, तो ये वाली होती है मोस्टली, जैसे हम बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे मैंने लीनियर लिखा तो वहां लेंथ आ जाएगी, सरफेस लिखा तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि m क्या है, लीनियर डेंसिटी ये वाली, तो m की डायमेंशन क्या होगी, m की डायमेंशन क्या हो जाएगी, M-1 ml-1, और उसने बोला है a हमारे पास फोर्स है, मतलब a है mlt-2, हमें क्या करना है, b का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे b का, b इक्वल्स टू a बाय m करके डायरेक्टली निकल जाएगा। मेरे को एक बार बताओ फटाफट क्या आएगी b की डायमेंशंस, बस ये लास्ट क्वेश्चन है फिर मैं छोड़ दूंगी। b की डायमेंशंस क्या आएंगी, L2 T-2। L2 T-2। अब आपने अगर डायमेंशन वाला टेबल पढ़ी होगी, तो ये जो यूनिट होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट की, जो होती है एनर्जी अपॉन मास। तो आपके जो सेकंड असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन था ये, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर लेटेंट हीट। एनर्जी अगर आप लिखोगे वो होता है m इंटू T-2, और इसको अगर आप मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, L2 T-2, बाकी सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आज अब मेरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके फिर कल डाउट्स ले आना, और अगर कल कोई नहीं बोलेगा तो मैं फर्स्ट 10 मिनट्स में क्लास एंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। गुड नाइट ललित, गुड नाइट मैम। गुड नाइट वंश, सब 2 ही बच्चे थे जो आंसर कर रहे थे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। हाँ आप सब बोलिए, नहीं अब नहीं, बाय बाय, गुड नाइट।